हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूरो ऑनलाइन स्टडी में। आशा करते हैं कि आप सारे लोग बहुत मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। पिछली वीडियो में हमारा चल रहा था वर्णमाला पाठ्यक्रम चल रहा था, वर्णमाला चल रही थी। तो वर्णमाला को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो आपका स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। तो व्यंजनों को हमने साइड कर दिया था, चल रहे थे आपके स्वरों को हमने 7 पार्ट में डिवाइड करा था। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, नंबर 3 जीव के प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 मुख द्वार खुलने के आधार पर, नंबर 5 होठों की स्थिति के आधार पर, नंबर 6 हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, और नंबर 7 आपका घोषत्व के आधार पर। 7 पार्ट में स्वरों को डिवाइड करा था, ठीक है। तो 2 पार्ट आपके हो गए थे रचना के आधार पर और मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज स्वरों की कहानी ख़त्म करने वाले हैं। आज स्वरों को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। आज है आपका जीव के प्रयोग के आधार पर, जो तीसरी हेडिंग है, ठीक है। जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर आपके कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इनको बता देते हैं आपको कि ये कैसे अग्रस्वर है, कहाँ कौन सा मध्य स्वर, कैसे पश्च स्वर। तो ये तो हो गया भैया आपका मुंह हो गया ये, ठीक है। ये हो गया आपका मुंह, ये होठ हो गए, इन पर लिपस्टिक लगा देते हैं हम, ठीक है। ये पुरुष के होठ नहीं है, महिला के होठ बना रहे हैं, ठीक है। ये तो भैया आपके होठ हो गए, ठीक है। होठ हो गए। अब हमको बनानी है जीभ, तभी आपको बताएंगे कि जीव के प्रयोग के आधार पर ये आपकी निकल आई जीव। ये जीव निकल के आ गई आपकी, ठीक है। लिपस्टिक को कवर कर दे रहे हैं। लो लो भैया, ठीक है। और ये रही आपकी जीभ, ठीक है। ये हो गई आपकी जीभ। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 तरह के होते हैं। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? इ, ई, ए, ऐ। अच्छा, तो जीभ का जो अग्र भाग है वह कौन सा हो गया? आपका ये वाला, ठीक है। ये वाला भाग आपका जीभ का अग्र भाग हो गया। अग्र मीन्स आगे का, मध्य मीन्स बीच का। तो अब ये वाला पार्ट आपका बीच का हो गया। पश्च मीन्स पीछे का, और ये वाला पार्ट आपका पीछे का हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका मध्य में, ये हो गया आपका पश्चिम में यानी पीछे, और ये वाला पार्ट आपका ये वाला हो गया अग्र, ठीक है। तो जीव के प्रयोग के आधार पर 3 हो गए स्वरों का वर्गीकरण जो है। जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अग्रस्वर जिनमें इ, ई, ए, ऐ, ठीक है। अच्छा, अब इनको बोल कर देखिए। इ, ई, ए, ऐ, इ, ई, ए, ऐ। जीभ का जो आगे वाला भाग है, ये भाग ये आपके यहाँ पर लग रहा है और इसका यूज हो रहा है, ये टच हो रही है, ठीक है। ए, ए, ई, ए, ऐ, बोलिए। ए, ई, ए, ऐ, यानी कि जिन स्वरों को बोलते समय जीभ के आगे का भाग काम करे उन्हें क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। तो इन 4 स्वरों को बोलते समय जीभ का आगे का भाग काम कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गए? अग्रस्वर हो गए।
अग्र स्वर आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं, बोलकर देखना और महसूस करना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, ए, ई, ए, आए। ठीक है, तो इनको उच्चारण करते समय, इन स्वरों को बोलते समय जीभ के आगे का भाग काम कर रहा था, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? अग्र स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर में आपका आता है ह्रस्व आ, यानी छोटा आ। ठीक है, बोलकर देखिए। अग्र स्वर यहाँ ये आपके हो गए इ, ए, आए। मध्य स्वर में आपका आ रहा है, बोलिए आ, आ, यहाँ पर, यानी यहाँ पर, यहाँ ये मध्य है, मध्य भाग है जीभ का। यहाँ पर हल्का सा प्रेशर पड़ेगा, यहाँ से ये निकल रहा है। बोलकर देखिए आ, आ, हल्का गड्ढा सा हो रहा होगा जीभ में, जीभ मतलब इस तरह से लौट रही होगी। देखिए आ, प्रेशर पड़ रहा होगा, हल्का सा महसूस करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो मध्य स्वर आपका हो गया अ, यानी यहाँ से जीभ के मध्य से, बीच से। पश्च स्वर, पश्च स्वर में जीभ के पीछे का भाग काम करेगा। बोलकर देखिए आ, उ, ओ, औ। अगर आप इनको ध्यान से बोलेंगे, बोलकर देखिए आप इनको ध्यान से बोलेंगे तो जीभ के पिछले हिस्से में, यानी यहाँ पर आपके हल्का सा दर्द महसूस होगा। अगर आप महसूस करके बोलेंगे तो आपको हल्का सा दर्द फील होगा, हल्का सा पेन फील होगा। बोलकर देखना इनको आ, ओ, ओ, औ। बोलिए, हल्का सा दर्द हो रहा होगा। ठीक है, तो इनका उच्चारण करते समय, इन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के पीछे का भाग काम करता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पश्च स्वर। जीभ के आधार पर, ठीक है, जीभ के आधार पर अग्र स्वर हो गया आपके ये, जिसमें जीभ के आगे का भाग काम करता है। मध्य स्वर हो गया आपका अ, जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करता है, यानी जीभ के बीच से यह निकलता है। पश्च स्वर हो गया आपके, जिसमें जीभ के पीछे से जीभ का पिछला हिस्सा काम करता है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर आपके 3 पार्ट हो गए, 3 प्रकार हो गए। ठीक है, फिर है आपका चौथा हेडिंग है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, चलिए आप इसको नोट करते जाइए। चलिए इसको अब डिलीट कर देते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, चलिए मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने तरह के होते हैं? मुख द्वार के खुलने के आधार पर विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और संवृत स्वर। ठीक है, तो विवृत स्वर कौन से होते हैं? उच्चारण के समय मुंह पूरा खुले। ठीक है, उच्चारण के समय क्या होगा? मुंह पूरा खुलेगा। विवृत स्वर कौन सा है? आ। देखिए आ, मुंह पूरा खुल गया। ठीक है, ये हुआ आपका विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध का मतलब होता है आधा। ठीक है, तो इसमें आधा मुंह खुलेगा, मुख द्वार आधा खुले। उच्चारण के समय मुख द्वार आधा खुलता है। बोलकर देखते हैं ए, ऐ, ओ, अ। आधा खुल रहा है। हमने जब जो विवृत स्वर था आ, उसको बोला था आ, तो मुंह पूरा खुला। ठीक है, लेकिन जब इनको बोलेंगे अर्ध विवृत, अर्ध का मतलब होता है आधा, तो जिसमें आधा मुंह खुलेगा ए, ऐ, ओ, मुंह आधा खुल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके अर्ध विवृत, जिसमें मुंह आधा खुलेगा। विवृत में मुंह पूरा खुलेगा, अर्ध विवृत में मुंह आधा खुलेगा। अर्ध संवृत स्वर, मुख द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है, एक होता है संवृत स्वर, इसमें मुंह लगभग बंद रहता है। तो पहले संवृत आपको बताते हैं, उसके बाद अर्ध संवृत पे आएंगे। संवृत स्वर कौन से होते हैं? जिनमें मुंह द्वार लगभग बंद रहता है।
जैसे इ, ई, उ। देखिए इ, ई, उ। लगभग मुंह बंद है, बहुत हल्का सा खुला है, इ, ई, उ। तो ये हो गए आपके समृत स्वर। अच्छा, अर्ध समृत में, समृत स्वर में क्या हुआ, मुंह लगभग बंद था, ठीक है। अर्ध समृत में मुंह लगभग आधा खुला रहेगा, मुंह आधा खुला रहेगा, जैसे ए ओ, ए ओ, ए ओ, ठीक है। तो इनमें मुंह आधा खुला रहेगा। तो आपको समझ आ गया होगा लगभग। विपरीत स्वर क्या होते हैं, जिनमें आपका मुंह पूरा खुलता है, जैसे आ, ठीक है। तो ये हो गया आपका विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत, जिनमें मुंह आधा खुलता है, ए, ओ, अ, ए, ओ, अ, आधा मुंह खुला, ठीक है। फिर होता है समृत स्वर, जिनमें मुंह लगभग बंद रहता है, ठीक है, जैसे इ, ई, उ, इ, ई, उ। बोल कर देखिए, मुंह लगभग बंद है ना, ठीक है। फिर होता है अर्ध समृत। अर्ध समृत, अर्ध समृत में क्या होता है, मुंह द्वार लगभग आधा बंद रहता है, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ठीक है। तो ये हो गया आपके चौथा हेडिंग हो गया आपका मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के विपरीत स्वर, जिनमें मुंह पूरा खुलता है, अर्ध विपरीत स्वर, जिनमें मुंह आधा खुलता है, समृत स्वर, जिनमें मुंह लगभग बंद रहता है, और अर्ध समृत, जिनमें मुंह आधा खुला रहता है, मुंह आधा बंद रहता है, जिनमें मुंह आधा बंद रहता है। चलिए, आप इनको नोट करते जाइए या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलिए, पांचवा है आपका होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर, ठीक है। होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर आपके कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक वृत्तमुखी और दूसरा अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी, ठीक है। अब वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी का क्या मतलब है। वृत्तमुखी का मतलब है कि वृत्त, पहले तो देखिए वृत्त, यहाँ वृत्त आ रहा है, वृत्त का मतलब क्या होता है, गोल, ठीक है। वृत्त का मतलब क्या होता है, गोल। वृत्तमुखी स्वर कौन से होंगे, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ क्या हो जाए, वृत्ताकार हो जाए, गोल हो जाए, वो क्या होंगे, आपके वृत्तमुखी होंगे, ठीक है। अब गोल कौन कौन से होंगे, ओ, ऊ, ओ, औ। इनका आप उच्चारण करेंगे तो मुंह गोल हो जाएगा, मुंह गोलाकार हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा, जैसे ओ, ऊ, ओ, औ, उ, ऊ, ओ, औ। मुंह गोल हो रहा है, यानी ये क्या हुआ, ये हो गए आपके वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी में क्या होगा आपका, अवृत्तमुखी में मुंह गोलाकार नहीं होगा। अवृत्तमुखी में क्या होगा, मुंह गोलाकार नहीं होगा। वृत्तमुखी में मुंह गोलाकार होगा, अवृत्तमुखी में मुंह गोलाकार नहीं होगा, ठीक है। जैसे अ, आ, ए, ऐ, ठीक है। इनका उच्चारण करेंगे आप,
आ, आ, इ, ए, ऐ। इनमें मुंह गोल नहीं हो रहा है, इनमें होठ गोल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके अवृतमुखी। और जिनमें मुंह गोल हो रहा है वो क्या हो गए आपके वृत्तमुखी। उ, ऊ, ओ, औ, ठीक है। तो होठों की स्थिति के आधार पर आपके स्वर कितने हो गए, दो तरह के, वृत्तमुखी और अवृतमुखी। वृत्तमुखी में आपके ये आएंगे जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुंह गोल होता है, मुंह वृत्ताकार होता है, ठीक है, होठ गोल होते हैं। और अवृतमुखी में मुंह गोल नहीं होता है, ठीक है। ये आपके अवृतमुखी हो गए, आप इनको नोट कर लीजिए या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, छठा है आपका हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। नंबर एक होता है आपका निरनुनासिक। निरनुनासिक स्वर, इनको अननुनासिक भी बोलते हैं, ठीक है। निरनुनासिक या अननुनासिक। अननुनासिक स्वर, ठीक है, निरनुनासिक या फिर अननुनासिक। और नंबर दो क्या होता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक स्वर, ध्यान रखना यहां एक ना है, ठीक है, यहां अनुनासिक है या अननुनासिक है, ठीक है। अननुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये अननुनासिक है और ये अनुनासिक है। अच्छा, अब हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर दो तरह के हो गए आपके, निरनुनासिक स्वर या फिर अननुनासिक स्वर। इन्हें अननुनासिक भी बोलते हैं और निरनुनासिक भी बोलते हैं। और अनुनासिक स्वर, अब निरनुनासिक या अनुनासिक कौन से होते हैं, जैसे आपका आ, ई, उ, ठीक है, ओ, औ, ठीक है। निरनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, जिनमें हवा है ना, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो निरनुनासिक या अननुनासिक में क्या होगा, इनका निरनुनासिक या अननुनासिक का उच्चारण करते समय क्या होगा, हवा सिर्फ मुंह से निकलेगी, नाक से नहीं निकलेगी, ठीक है। अननुनासिक या निरनुनासिक का उच्चारण करते समय जो हवा निकलेगी वो सिर्फ मुंह से निकलेगी। आ, इ, उ, औ, ठीक है। इनका उच्चारण करते समय हवा सिर्फ मुंह से निकलेगी। अच्छा, अब अननुनासिक का उच्चारण करते समय क्या होगा, अननुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलेगी। कैसे, आ, इ, सॉरी, इ, उ, ओ, औ, ठीक है। यानी कि जहां चंद्र बिंदु या अनुस्वार आएगा वह स्वर कैसा होगा, अनुनासिक होगा। जहां चंद्र बिंदु या अनुस्वार आएगा वह स्वर कैसा होगा, अनुनासिक, ठीक है। तो इनको उच्चारण करके देखिए, इनको बोलकर देखिए। जो हवा है वो मुंह और नाक दोनों से निकलेगी, ठीक है।
आ, आ, ई, उ, ओ, औ। ठीक है। तो जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह व नाक दोनों से निकले वह स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, और जिनका उच्चारण करते समय हवा सिर्फ मुंह से निकले उन्हें निरनुनासिक स्वर या अननुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, सातवां आपका बचा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर घोषत्व के आधार पर क्या है, स्वर तंत्रियों में जब कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, तब सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। और क्या है, सभी स्वर क्या है, सघोष ध्वनियां हैं। इसका कुछ विशेष महत्व तो नहीं है, बस इतना समझिए कि सभी जो स्वर हैं वह क्या है, घोषत्व ध्वनियां हैं। स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है, कंपन उत्पन्न होता है, तब सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं। बस इतना सा है। सभी जो स्वर हैं वह आपका ह्रस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत स्वर हो, वो क्या है, सब सघोष ध्वनियां हैं। बस इसका कुछ खास महत्व नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये थे आपके स्वर। वर्णमाला को दो पार्ट में डिवाइड करा था, स्वर और व्यंजन में, जिनके आपको स्वरों की कहानी चल रही थी। अभी स्वर चल रहे थे, स्वरों के 7 भेद थे, रचना के अनुसार, रचना के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, और होठों की स्थिति के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, और घोषत्व के आधार पर। तो स्वरों को 7 पार्ट में डिवाइड करा था। स्वरों के 7 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। स्वरों की कहानी यहीं ख़त्म हो गई है, और जो आगे की क्लास होगी वह आपकी व्यंजन की क्लास होगी। व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाएगा उसमें। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, संख्या बढ़ाइए थोड़ी सी, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।